नमस्कार साथियों, एक नई पुस्तक देखो कक्षा 6, 7, 8 तीनों क्लासेज मैंने तीनों किताबों की क्लासेज एज इट इज क्लास, कोई किसी प्रकार की कांट छाट नहीं, इंपॉर्टेंट है उनको वहां पर बताया गया है। बाकी सारी किताबें जो है एज इट इज यूट्यूब पे एकमात्र अपने यूट्यूब चैनल पे है, पूरी की पूरी किताबें एकदम लोगों ने बताई है, कांट छांट करके बताई है, मैंने पूरी किताबें जो है वो आपको यूट्यूब पे करवाई है। और ऐसे ही जो जहां तक पॉसिबल है उन किताबों को वहां पर वैसे ही करवाएंगे, ठीक है ना। तो अब आज जो हमने चर्चा शुरू करी है वो है अपनी कक्षा 9 की, राजस्थान की। देखो, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, हर पेपर में इसमें से खूब सारे प्रश्न आते हैं। अब चर्चा करेंगे क्या हम इसमें, देखो राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, ये इसकी है अनुक्रमणिका, और इसकी अनुक्रमणिका में भाई पाठ है 7। इसकी अनुक्रमणिका में 7 पाठ है भाई। और पहला पाठ जो शुरू होता है वो है 1857 की क्रांति, खूब ही मैटर दिया हुआ है, शानदार मैटर दिया हुआ है, 13 पेज का मैटर है इसका, ठीक है ना। दूसरा है राजस्थान के क्रांतिकारी 14 से 26 तक। तीसरा है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, फिर राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान की शौर्य परंपरा और संदर्भ ग्रंथ सूची। ये चीज हम इसमें देखने वाले हैं। शुरू करेंगे 1857 की क्रांति से। देखो भाई, 1857 की क्रांति पाठ नंबर इसका है 1। देश में पहले मुगलों का शासन चल रहा था, और मुगल सत्ता के बाद में अपने शासन जो शुरू हुआ, अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ, और अंग्रेजी शासन से जनता जो थी वो त्रस्त थी, जनता परेशान थी। अब परेशान जनता जो है वो क्या करेगी, कैसे क्रांति की नींव रखी जाएगी, कैसे क्रांतिकारी तैयार किए जाएंगे, कहां कहां पर क्रांति होगी, किस रूप में क्रांति होगी, सारी चर्चा हम इस पाठ में करने वाले हैं। देखो, मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात, मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा था, ठीक है ना। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बारी तो मराठों ने भर दिया। मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा और गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात आई है, मई 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र, मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया था। मई 1711 में मराठों ने प्रथम बार मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया था। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह, 1710 से 1734 तक मेवाड़ महाराणा थे। संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक स्वाई जय सिंह और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया था कि मराठा आ रहे हैं, मराठा आक्रमण कर रहे हैं, मराठा धन वसूली कर रहे हैं। अब मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह स्वाई जय सिंह से मिलेंगे, जयपुर के शासक से, आमेर के शासक हुआ करते थे उस समय, और मुगल बादशाह से मिलेंगे, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मिलेंगे। 1724 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमणों में तेजी आई। इसी बीच अप्रैल 1734 में बूंदी के पच्चू शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया था। अरे भाई, ये जो दलेल सिंह थे ना, ये दलेल सिंह स्वाई जय सिंह के बहनोई, स्वाई जय सिंह के जमाई थे। स्वाई जय सिंह की बेटी कृष्णा कुमारी की शादी दलेल सिंह के साथ हुई थी भाई, ठीक है ना। आगे, राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष से में मराठों को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। बाद में तो राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता ही गया भाई, बढ़ता ही गया। मराठे धीरे 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 यहाँ से कर वसूली करना प्रारंभ कर देंगे और मराठों का लगभग सारी रियासतों में प्रवेश हो जाएगा। देखो कैसे,
1735 में मराठे मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों के आक्रमण करने के लिए एक मार्ग आसान मिल गया भाई। राजस्थान में मराठे कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही वे राजाओं को ही नहीं वरन सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे। उन्होंने राजस्थान के नरेशों को के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी प्रारंभ कर दिया था। आगे, नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया था। ये नादिर शाह का आक्रमण हो रहा था और नादिर शाह के आक्रमण के समय मराठे हिंदू धर्म के नाम पर राजपूत शासकों को एक करने का प्रयास किए थे, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता की पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। शाहू ने पेशवा बाजीराव, देखना इंपॉर्टेंट बहुत बातें भाई, शाहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेश मुखी प्राप्त करने का आदेश दिया था। दो प्रमुख प्रकार के कर है ये, एक चौथ कर था, एक सरदेश मुखी कर था। शाहू जी ने पेशवा बाजीराव को कहा था कि आप राजपुताने से ये कर वसूलो, चौथ और सरदेश मुखी कर वसूलो। बात 1732 ईस्वी में स्वाई जयसिंह, ठीक है ना, एक तो स्वाई जयसिंह जो मालवा का सूबेदार बना था, उसे मराठों ने घेर लिया। जयसिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठों को देने पड़े थे। आगे देखना, 1761 से 91 के मध्य राजस्थान राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण मराठों का प्रभुत्व हो गया था। आगे देखो, भाई अब मराठा जो थे ना, वो यहां पर अपना प्रभुत्व जमाते जा रहे थे, मराठा मजबूत होते जा रहे थे, अपने अनुसार काम करते जा रहे थे, राजपुताने की नींव को कमजोर कर रहे थे मराठा। तो राजपूत शासक क्या करेंगे, एक होकर के भीलवाड़ा के होरडा नामक स्थान पर 17 जुलाई 1734 को यहां पर आएंगे और आकर के करेंगे क्या, एकत्रित होंगे मराठों की शक्ति को कमजोर करने के लिए, मराठों की शक्ति के विरोध में यहां पर ये एकत्रित होंगे। देखो बात क्या हुई थी 17 जुलाई 1734, ये देखो भाई, अतः जुलाई 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में हुरडा नामक स्थान पर एकत्रित हुए। 17 जुलाई 1734 को संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए, ठीक है ना। ये हुरडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 को, मराठों की बढ़ती हुई शक्ति के विरोध में, कि मराठों की जो शक्ति बढ़ रही है उसको कमजोर किया जाए कैसे भी करके, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया था। कहा था कि जहां पर भी मराठों का आक्रमण होगा, सारे शासक वहां पर बिना किसी आमंत्रण के इकट्ठे हो जाएंगे और मराठों का विरोध करेंगे, सहयोग देने का वादा किया। वर्षा ऋतु देखो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस समय चल रही थी वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु के बाद में एक तय किया गया था कि अपने मराठों पर आक्रमण करेंगे। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रामपुरा में एकत्र होना तय किया था। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली थी। भाई वांछित परिणाम निकले नहीं और बात सिरे चढ़ी नहीं, हुरडा सम्मेलन हो गया था असफल, ठीक है ना। देखो इस सम्मेलन में वांछित परिणाम नहीं निकले क्योंकि रियासती शासकों में आपसी द्वेष था, प्रतिभा, सम्मान और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा। रियासतों की स्वार्थी नीतियां और कार्य संभवतः सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। 1735 में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया। पेशवा अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। उसने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया और उपहार तथा चौथ का समझौता हुआ।
फिर क्या हुआ भाई, फिर वह जयपुर आया। जयसिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहा, पर वह असफल रहा। तो पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम यह निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए। मुगलों के साथ साथ राजपूत जो थे वो मराठों को भी कर देंगे, यानी राजपूत दोनों तरफ से कमजोर होते जा रहे थे। कारण था राजपूत द्वारा राजपूत का साथ ना देना। ठीक है ना, राजपूत राजपूत का साथ नहीं दे रहा था, राजपूत राजपूत के पैर काट रहा था। अन्यथा किसकी हिम्मत थी कि क्षत्रिय योद्धाओं को, क्षत्रिय रियासतों को पराजित कर सके। क्षत्रियता के पराजित होने का कारण एक ही था कि क्षत्रियों ने क्षत्रियों का साथ नहीं दिया था, राजपूत राजपूतों के विरोधी हुए थे। वरना कहां मराठों की हिम्मत थी और कहां मुगलों की हिम्मत थी कि किसी राजपूत को कोई मराठा या मुगल पराजित कर दे। ये तो राजपूतों ने राजपूतों के पैर काट दिए थे भाई, नहीं तो राजपूत इस समय पराजित होने की स्थिति में ना पहले थे और ना इस समय थे। आगे बात क्या हुई, 1738 में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुस्सहाय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी, दुरासराय की संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। 1742 में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर और जैतारण परगनों में चौथ वसूली की। 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को पराजित किया। ये राजपूत एकत्रित हुए थे, राजपूतों ने संगठित होकर ये तुंगा नामक स्थान पर संगठित हुए और राजपूतों ने यहां पर मराठों को पराजित करना शुरू कर दिया था भाई। अब 1791 के बाद मराठा शक्ति क्षीण होने लगी, कमजोर हो गए। इसमें दक्षिणी भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए और राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। अब एक गया एक आया, मुगल गए मराठे आए, मराठे गए अंग्रेज आए। ये नीति राजपूतों के लिए तो चलती रही थी भाई, ठीक है ना। आगे देखो, राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकारी संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। बात यहां से शुरू है। 1791 में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ महाराणा को सहयोग दिया। अंबाजी इंगले ने मेवाड़ महाराणा को सहयोग दिया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों में मेवाड़ महाराणा का अधिकार हो गया। परंतु विशेष बात क्या थी, रियासत घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण सफलता नहीं पा सके। 1795 में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया। अतः उनका अन्य शासकीय समूह के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 में अमीर खां पिंडारी ने नाथ द्वारा पर अधिकार कर लिया। भीमसिंह जो थे वो रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए। 1803 में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया था कि अपने अंग्रेजों के साथ में कैसे भी करके संधि हो जाए, और अंग्रेजों के साथ में जब संधि हो जाएगी तब उनसे कर वसूली क्या बता कम हो जाए। 1793 ईस्वी से 1813 ईस्वी के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता एवं उत्तराधिकारी का संघर्ष रहा था। दोनों ही पक्षों ने भाड़ेत सैनिकों को ऊंची धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणामतः राज्य आर्थिक संकट, भाड़ा दे दे के किराए पे सैनिक ले रहे थे और धीरे धीरे राजकोष में घाटा आता गया और राज्य जो था वो कमजोरी की ओर बढ़ता गया था। आगे देखो, राजस्थान में शासकों के बढ़ते आतंक से, राजस्थान में मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने का प्रयास शुरू कर दिया। सर्वप्रथम जयपुर महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री इच्छा प्रकट की। जोधपुर राज्य ने भी ऐसा ही प्रयास किया पर वह सफल नहीं हुआ। 1803 में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हो गए। नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति कर्नल लॉर्ड लेक ने
राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। भाई ये सिंधिया यहाँ पर लासवाड़ी के रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का स्वर्ण अवसर प्रदान कर दिया। 1803 की संधि में शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण संबंध रखेंगे, व्यवहार रखेंगे। दोनों में तय हुआ था कि राजपूत और अंग्रेज मराठों के विरुद्ध इनका मित्र उनका मित्र, उनका शत्रु इनका शत्रु। बात तय हो गई थी कि अंग्रेजों का शत्रु और मित्र राजपूतों का भी शत्रु और मित्र होगा। आगे देखो, कंपनी इन राज्यों से खिराज नहीं लेगी तथा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये बात इन्होंने झूठ बोली थी अंग्रेजों ने। भाई इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा, अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। संधि हुई 1803 की। इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए कि आपके मित्र हमारे मित्र, आपके शत्रु हमारे शत्रु, और हम आपके आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ना आपसे कोई खिराज यानी कर वसूली हम करेंगे। ठीक है ना। आगे देखो, 1811 में ये सेटन के स्थान पर, सेटन अंग्रेज अधिकारी के स्थान पर चार्ल्स मैटकोफ दिल्ली का रेजिडेंट बना था। सेटन अंग्रेज अधिकारी दिल्ली का रेजिडेंट हुआ करता था। इसके स्थान पर चार्ल्स मैटकोफ जो था ना, ये दिल्ली का रेजिडेंट बना था। और चार्ल्स मैटकोफ ही वो व्यक्ति होगा जो संधि वार्ता करवाने में सबसे सफल सीढ़ी इनको प्रदान करने वाला है। ठीक है ना। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठा, आमिर खां और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना दिया जाए। आप राजपूतों का एक संघ बनाओ और उस राजपूतों के संघ को लेकर के आप मराठों को कमजोर करो। ठीक है ना। बात क्या हुई देखो जरा। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था। आगे देखो, अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 को होलकर से नई संधि करके राजस्थान के राज्यों को क्या विशेष प्रदान किया है। देखो, राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इधर मैटकोफ का निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि ने कंपनी से संधि कर ली। सबसे अंत में 1823 में सिरोही के शिव सिंह ने भी संधि कर ली थी। इस प्रकार 1817 से 1823 के दौरान राजस्थान पर स्थापित यह ब्रिटिश आधिपत्य 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक अक्षुण्ण रहा था। देखो भाई, 19वीं सदी के आरंभ में राजस्थान में 20 रियासतें थी। इनमें से 17 राजपूत, 2 जाट और 1 मुस्लिम शासक थे। ठीक है। बाद में क्या हुआ देखो, एक विशेष चीज और बता देता हूं। जब अंग्रेजों के साथ में 1817 से 1823 तक ये संधियों का दौर चला है ना, इन संधियों के दौर में राजपूत रियासतों के जो शासक थे वो निम्न प्रकार थे। भाई राजपूत रियासतों के शासक कौन सी रियासत में कौन से शासक थे, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। देखो, कोटा क्रांति किसमें दिए गए हैं। क्रांति किसमें रियासती शासक कौन कौन थे। कोटा के राम सिंह थे, जोधपुर रियासत के तख्त सिंह थे। ये वो शासक है जो क्रांति के समय थे। भरतपुर रियासत जसवंत सिंह, उदयपुर रियासत महाराणा स्वरूप सिंह, जयपुर के राम सिंह द्वितीय, सिरोही के शिव सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह, बीकानेर रियासत सरदार सिंह, करौली रियासत मदनपाल सिंह, टोंक रियासत नवाब वजीरुद्दौला, बूंदी के राम सिंह, अलवर रियासत के विनय सिंह, अलवर रियासत के विनय सिंह थे। जैसलमेर रियासत के महाराजा रणजीत सिंह, झालावाड़ रियासत के पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर के थे उदय सिंह। ये वो शासक थे जो 1857 की क्रांति के समय अपनी रियासतों में शासन कर रहे थे।
क्रांति के समय जो शासक थे। आगे देखो 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थी, ये बात हम कर रहे हैं अब, जिनमें से 17 राजपूत रियासतें, 2 जाट रियासतें और 1 मुस्लिम रियासत थी। अब ये जो संधि हुई ना अंग्रेजों और रियासतों के मध्य, इस संधि की शर्तें क्या थी वो बात है। देखो, संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। संधि द्वारा राजपूत रियासतों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन दिया। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट पीए रखना तय किया गया। साथ ही यह भी आश्वासन दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवाद को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। आगे देखो, आवश्यकता पड़ने पर, बात क्या हुई, आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों को सुपुर्द कर देंगे। आवश्यकता पड़ने पर राजा के पास में जो साधन है जितने भी, वो अंग्रेजों को सुपुर्द करेंगे युद्ध में काम लेने के लिए। अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग थी। अब विशेष बात जो है वो क्या है देखें आगे। देखो यहां पर कुछ एक प्रभाव और थे भाई, इसमें से देख लेना आप। उपयुक्त संधियों में का राजस्थान के राज्यों पर बहुविध प्रभाव पड़ा। कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज देने से राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। पॉलिटिकल एजेंट, अब देखना एक चीज कही गई थी कि पॉलिटिकल एजेंट जो है वो राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यहां पर क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल एजेंट जो थे ना वो व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निरंतर हस्तक्षेप करने लगे। शासन कार्य और अधिकारों में कमी के कारण राजा शासन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगे। यानी कंपनी क्या कर रही है, जो पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए थे ना, वो पॉलिटिकल एजेंट पीए जो थे, वो पॉलिटिकल एजेंट जो थे वो शासन कार्य अपने हाथों में लेने लग गए। राजा के हाथ से सब कुछ शायद जा रहा था, राजा ऐसा महसूस कर रहे थे। इस कारण धीरे धीरे और दूसरी विशेष बात थी कि जहां से आर्थिक सहायता रियासत को मिल रही थी ना, उन पर भी अंग्रेजों का अधिकार होने लग गया। जैसे सांबर से नमक उत्पादन है, चित्तौड़ के आसपास से अफीम का उत्पादन था, वो भी अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में लेना शुरू कर दिया था। ये इसमें दिया हुआ भी मिलेगा हमें। देखो, नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सांबर और मेवाड़ के अफीम उत्पादन क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया। अंग्रेजों ने इन पर भी अधिकार कर लिया था। आगे देखो भाई, राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा तथा अपने सामंतों पर नियंत्रण, ये लाइन देख रहे हैं, शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा तथा अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही अंग्रेजों से 1818 की संधि की थी। और संधि संपन्न होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की शक्ति कुचलने का प्रयास किया। भाई जब सामंतों की शक्ति को आप कमजोर करोगे ना, तो सामंत जैसे जैसे कमजोर होंगे, सामंत आपकी सहायता बाद में करेंगे नहीं, जनता भी सामंतों के साथ में ही है। देखो, कालांतर में अंग्रेजों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे सामंतों की स्थिति कमजोर हुई। यथा सामंतों की सैनिक सेवा के बदले अब उनसे नगद रुपया वसूलने का निश्चय किया गया। जैसे जैसे सामंत कमजोर होते गए, सामंत रजवाड़ों से अलग अपनी नीतियां बनानी शुरू करेंगे। और ये सामंत, ये ठिकानेदार आगे जब क्रांति होगी तब ना राजाओं का साथ देंगे ना अंग्रेजों का साथ देंगे। ये साथ अगर देंगे तो वो रहेगी प्रजा, ये प्रजा का साथ देने के लिए तैयार होंगे। आगे देखो, अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया। इससे वहां की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई, घृणा उत्पन्न हो गई थी भाई। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता बटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया,
तो वहां के लोगों में क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लेक की हत्या कर दी थी। कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया, जिससे कोटा में के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हो गए। अलवर और भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहां आवश्यक अवैसक राजकुमारों को गद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि शासक के अवैसक होने की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य के प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता था। जब वहां का राजकुमार अवैसक होगा तो वो अंग्रेजों से पूछ करके नई नीतियां बनाएंगे। अंग्रेज अपने फायदे की नीतियां जो है वो उन राजाओं राजकुमारों को बताएंगे। अंग्रेजों का अधिकार वहां पर चलता रहेगा। ये अंग्रेजों की वहां पर सोच थी। ठीक है ना। आगे देखो, क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट, भाई पॉलिटिकल एजेंट जो नियुक्त किए गए थे रियासतों में कि इस रियासत में ये पॉलिटिकल एजेंट रहेंगे, वो पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे? कोटा में थे मेजर बर्टन। आगे मेजर बर्टन की हत्या करेंगे। कोटा में इनके मुंडी को घुमाया जाएगा, इनके सिर को घुमाया जाएगा। जोधपुर में मैकमेसन थे जोधपुर में। भरतपुर रियासत में मोरिसन। जयपुर में इडेन, कर्नल इडेन। उदयपुर में मेजर सावर्स थे और सिरोही में जेडी हॉल थे। ये उन रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्यरत थे भाई, सारे के सारे। आगे हम चर्चा करें। देखो, एक चीज यहां पर दी गई है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप हुआ था। अंग्रेजों ने रियासतों में, रजवाड़ों में अवांछनीय हस्तक्षेप, संधि की जो वार्ता हुई थी उस पर अंग्रेज नहीं रहे थे। इस कारण रियासती राजा जो थे वो भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों से परेशान थे, अंग्रेजों की नीतियों से परेशान थे भाई। आगे देखो भाई, ब्रिटिश, एक चीज यहां पे आई है आपकी, ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में राजस्थान के कवियों व साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे और उन शासकों सामंतों की प्रशंसा की गई जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था, ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया था। ऐसे कवियों में बांकीदास, राधोदास, सांदू, गांगजी तथा महाकवि सूर्यमल मिश्रण के नाम उल्लेखनीय हैं। यानी ये वो कवि है जिन्होंने अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं को सही नहीं ठहराया है। इन्होंने कहा है कि अंग्रेजों का साथ देने वाले राजा जो थे वो सत्ता विरोधी थे। आगे देखो, 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिक छावनियां 6 थी। कौन कौन सी थी? नसीराबाद अजमेर, नीमच मध्य प्रदेश, देवली टोंक, ब्यावर अजमेर, एरिनपुरा पाली और खेरवाड़ा थी। इन सब छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे। कितने? 5000। किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था, केवल 30 अंग्रेज अधिकारी ही कार्यरत थे भाई। कितने अंग्रेज अधिकारी थे? 30 अंग्रेज अधिकारी यहां पर कार्यरत थे। मेरठ में क्रांति होने की सूचना जैसे ही राजस्थान के एजीजी को प्राप्त हुई, उसने देशी रियासतों के शासकों को यह आवश्यक निर्देश दिए या भेजे कि क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दे और जो भी ब्रिटिश सत्ता का विरोधी हो उनका कठोर पूर्वक दमन करें। आगे नसीराबाद में क्रांति कैसे हुई? नसीराबाद अजमेर में भाई, और यहां पर क्रांति कैसे हुई देखें जरा। क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से हुआ। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी। यहां पर है ना 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, भारतीय तोपखानों की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बंबई लांसर्स के सैनिक विद्यमान थे। मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि यह सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई है, अतः उनमें विद्रोह की भावना जाग गई। ये सैनिक कह रहे हैं कि मराठा सैनिकों को बुलाया गया है और तोपें आई है तो आपका
विरोध होगा, आपको यहाँ से हो सकता है निकाला जाए। इसलिए ये क्रांतिकारी सैनिक जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पर क्रांति की भावना इनमें जागृत होगी और क्रांति शुरू कर देंगे। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उसे वहां से नसीराबाद भेज दिया गया। इससे सैनिकों के मन में यह धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है, अतः वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए थे। इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रचारित किया था। साधु के वेश में आए थे, ठीक है ना। बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक जो थे साधु और फकीरों के वेश में यहाँ पर आकर के उन्होंने बताया था कि अपने जो चर्बी वाले कारतूस मिल रहे हैं उनका विरोध करना है। आगे देखें भाई क्या बात हुई थी। इन सब कारणों से बात क्या हुई भाई, 28 मई 1857 को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारी मेजर स्पार्टिसवुड, कर्नल न्यूबारी की हत्या कर दी गई और लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हॉडी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली थी। 18 जून 1857 को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में डेरा डाल ले अंग्रेज पलटन पर पीछे से आक्रमण किया था। ये इंपॉर्टेंट बात। अब इसके बाद में बात आ जाती है अपने नीमच की छावनी की और नीमच में विद्रोह की। नीमच में विद्रोह किस रूप में और कब हुआ था, देखें। नीमच में विद्रोह 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों में भी विद्रोह कर दिया। हुआ क्या था, यहां पर सैनिक जो थे ना, सैनिकों ने किया क्या था, देखो। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए उनमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की। इसके पश्चात क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा पहुंचे, जहां की जनता ने इनका बड़ा स्वागत किया था और यहां से देवली, टोंक, आगरा होते हुए दिल्ली पहुंच गए थे। आगे देखो, नीमच से क्रांतिकारी के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सावर्स ने कोटा, बूंदी, मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से, देखना, 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया था। 8 जून 1857 नीमच पर पुनः इनका अधिकार हो गया था। आगे एरिनपुरा और आउवा की क्रांति, इंपॉर्टेंट बहुत है भाई साहब। एरिनपुरा और आउवा की क्रांति, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। एरिनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उसने 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया था। क्रांतिकारियों ने एरिनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो आउवा, पाली जिले में स्थित एक गांव के ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया था। आउवा का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था, बहुत मजबूत राजा थे ठाकुर कुशाल सिंह जी चंपावत, ठीक है ना। वह अंग्रेज एवं जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी सामंत था। इस कारण इन्होंने देखो बात क्या की भाई, कुशाल सिंह जी चंपावत जो है ना, ये क्या करेंगे, जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आउवा भेजी। 8 सितंबर 1857 को आउवा के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना के बीच में राजकीय फौज को पराजित कर दिया। इस संघर्ष में किलेदार अनाड़ सिंह मारा गया और सिंघवी कुशल राज जान बचाकर वहां से भाग गए थे भाई, ठीक है ना। बात क्या हुई, जोधपुर फौज की तोप, बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। इस घटना से कुछ समय पश्चात ही एजीजी लॉरेंस एक सेना लेकर स्वयं आउवा आए। 18 सितंबर 1857 लॉरेंस की सेना व क्रांतिकारियों के बीच
भीषण संघर्ष हुआ जिसमें लॉरेंस को पराजित कर दिया गया। लॉरेंस फिर पराजित हो गए। ये भाई 2 युद्ध हुए थे, एक 8 सितंबर का, एक 18 सितंबर का। 8 सितंबर को कुशाल सिंह चंपावत जीत गया और 18 सितंबर को भी कुशाल सिंह चंपावत जीत गए। पहला युद्ध जब हुआ है ना, ये बिठोड़ा का युद्ध था। दूसरा युद्ध जब हुआ है ना, ये चेलावास का युद्ध था, या गोरों कालों का युद्ध कहते हैं। दोनों पाली में हुए थे भाई। आगे बात आ जाती है जॉर्ज लॉरेंस आउवा की पराजय को भूल नहीं पाए थे। इससे आगे की चर्चा जो है वो हम नई क्लास में करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास आपकी हो जाएगी। ये चैप्टर जो है वो बड़े चैप्टर है। इससे आगे हम यहाँ से जो है जॉर्ज लॉरेंस आउवा की सेना को की पराजय को भूल नहीं पाए थे, इससे आगे फिर हम एक बार और देखेंगे। जॉर्ज लॉरेंस जो है वो आउवा